हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले ह्यूमैनिटीज। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। आई नो ये बहुत ही ज्यादा अवेटेड सेशन है। आप में से काफी सारे बच्चों ने प्रीवियस वीडियो में रीच आउट किया एंड कहा कि मैम प्रॉपर लेक्चर्स चाहिए, तो बस अब हम लेक्चर्स लेके आ गए हैं और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस में आई नो कि आप में से कुछ बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि पहला चैप्टर क्या है, क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस में कुछ और नाम है, हमारे बुक्स में चैप्टर का कुछ और नाम है। तो वो सारी कंफ्यूजन भी मैं दूर करूंगी एंड फिर हाँ, हम लोग अपने चैप्टर को भी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलो तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं पहले टॉपिक के साथ, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले लाइक आई सेड, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। तो जो हमारा ऑफिशियल सिलेबस आया है ना, उसमें पहला जो हमारा यूनिट है उसमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। एंड अगर आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक्स को ओपन करोगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा तो कोई चैप्टर नहीं है जिसमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है ना। तो पढ़ना क्या है इस यूनिट में, तो हमें ऑफिशियल सिलेबस में वो भी इन डिटेल बता रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, अब ये हमारे पहले चैप्टर का नाम है ना, तो ये तो हमें कवर करना है। द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज क्या है, डीपीएसपी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारा एक एडिशनल टॉपिक है, ये मतलब बहुत ज्यादा इन डिटेल हमें एनसीईआरटी में नहीं बता रखा है, पर इसका भी जो स्टडी मटेरियल है ये आपको प्रोवाइड कर दिया है बोर्ड ने। ठीक है, तो इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग अपने अगर बुक के इंडेक्स को देखो एनसीईआरटी में, तो हम लोग क्या क्या कवर करेंगे इस यूनिट में। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ हमें कवर करना है और सेकेंड चैप्टर भी कवर करना है। इसके अलावा बाकी सारे चैप्टर्स भी आपके सिलेबस का पार्ट है। 10th तो देखो हटा ही दो, 10th चैप्टर के बारे में सिलेबस में कुछ हमें नहीं बताया गया है। और ये जो 9th चैप्टर है ना, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इसे रीड कर लो, क्योंकि अगेन ये कॉन्स्टिट्यूशन से ही रिलेटेड है। सो एक्स्ट्रा नॉलेज से हमारा कुछ वैसे जाने नहीं वाला है एंड ये आपको इस टॉपिक में हेल्प करेगा। तो आज की इस सेशन में मैं ये जो आपका चैप्टर है ना, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, इसका वन शॉट रिवीजन है। ये चैप्टर हम लोग इन डिटेल कवर करेंगे। ओके, चलो तो अब आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब हम अपना सेशन। चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ और इस चैप्टर का पहला टॉपिक है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है। ठीक है, पहला टॉपिक तो ये है, पर इस चैप्टर में हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान क्या है। अब तुम्हें इसमें लग रहा होगा दीदी क्या मजाक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो हाँ, मतलब इसमें काफी सारी ऐसी भी चीजें हैं जो आपने 8th 9th 10th में पढ़ रखी हैं, कुछ एडिशनल चीजें भी हैं, पर हाँ कहाँ याद रहता है ना यार 8th 9th 10th का। तो सारी चीजें रिवाइज करेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन क्या है, ठीक है, सोसाइटी में क्या रोल होता है हमारे संविधान का, हाउ डज अ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू आवर डेली लाइफ एग्जिस्टेंस, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे समझेंगे। अभी के लिए हम लोग मेनली फोकस करते हैं व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ये हमारा पहला टॉपिक है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन वैसे होता क्या है, अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम प्रॉपरली समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अभी के लिए अगर मैं बताऊं तो हमें क्या पढ़ाया जा रहा है बचपन से, ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं अपने कंट्री के, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत क्या है। पॉइंट 1, इट अलाउस कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के वजह से हम सारे लोग अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, अच्छे से पीसफुली रह पा रहे हैं साथ में। इसे समझने के लिए हम लोग स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल लेंगे एंड अगेन ये चीज आपको क्लास 8th में समझाई तो जाती है, पर मतलब हाँ कहाँ याद रहता है क्लास 8th का, है ना। चलो तो उसी सेम एग्जाम्पल को उठाते हैं, फुटबॉल। ओके, तो आई एम श्योर आप में से काफी सारे बच्चे खेलते होंगे फुटबॉल, नहीं भी खेलते तो मतलब कोई भी स्पोर्ट अज्यूम कर सकते हो, जरूरी नहीं है फुटबॉल ही उठाना। ठीक है, मान लो 2 टीम्स हैं, टीम ए और टीम बी। ठीक है, ये लोग एक दिन प्लान बनाते हैं कि चलो फुटबॉल खेलने निकलते हैं। ठीक है, तो ये लोग गए स्टेडियम में, फुटबॉल खेल रहे हैं, ये मस्त। अब इन 2 टीम्स में ना एक फर्क है, टीम ए के लोग ना बहुत प्यारे से लोग हैं,
ठीक है, ये प्रॉपर फुटबॉल के रूल्स वगैरह मान के खेल रहे हैं। अब देखो मुझे फुटबॉल के उतने सारे रूल्स तो नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि एक बेसिक रूल तो ये होता है कि फुटबॉल को हम हाथ में उठा के तो नहीं भाग सकते, है ना। तो जो टीम ए के लोग हैं ये प्रॉपर रूल्स को मान के चल रहे हैं। अब ये जो टीम बी के लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये थोड़े से मतलब ठीक है नॉटी से लोग हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये बिल्कुल रूल्स को नहीं मान रहे। ये क्या कर रहे हैं, फुटबॉल को एकदम मस्त हाथ में उठा के गोल की तरफ भाग रहे हैं बहुत तेज, ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा, आपको क्या लगता है, टीम ए को मजा आएगा क्या खेलने में? नहीं, ठीक है। और मतलब बी के लोगों को तो पता ही नहीं, वो तो मतलब अपनी चला रहे हैं। तो जो बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल उनको मजा नहीं आएगा। सेकंड, कुछ लोग आ रखे होंगे वहां मैच देखने के लिए, उनको भी बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि पता नहीं ये क्या चल रहा है ना। तो ताकि इस टाइप की सिचुएशंस ना हो, हमने क्या कर रखा है, हमने स्पोर्ट्स में कुछ रूल्स बना रखे हैं कि यार इतने रूल्स को मान के चलो तभी हम लोग कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, प्रॉपर एश्योरेंस के साथ चल पाएंगे, है ना। तो ताकि प्लेयर्स भी एंजॉय कर पाए और जो लोग गेम देखने आए हैं वो भी एंजॉय कर पाए, हमने कुछ बेसिक रूल्स बना रखे हैं। तो ऐसा ही कुछ हमने सोसाइटी में भी कर रखा है। सोसाइटी में इतने सारे लोग हैं ताकि वो लोग कोऑर्डिनेट कर पाए, अश्योरेंस के साथ रह पाए उस सोसाइटी में। हमने क्या करा, हमने बेसिक रूल्स बना दिए जिसके थ्रू हम लोग सोसाइटी में कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक काम क्या है, ये कोऑर्डिनेशन लाता है सोसाइटी में। ओके, ये आ गया सबको समझ। सेकेंड फंक्शन क्या होता है, अभी तो एक फंक्शन पढ़ा, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंक्शन पढ़ा। सेकेंड फंक्शन क्या होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इट इज टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन इन अ सोसाइटी। इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है। सेकेंड फंक्शन होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये स्पेसिफाई करना कि सोसाइटी में किसके हाथ में पावर रहेगी, ठीक है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट कैसे बनेगी, गवर्नमेंट के क्या फंक्शंस रहेंगे, क्या पावर रहेंगे, ये भी बताना हमारे संविधान का काम है। ओके, अच्छा ये चीज मैंने भी बोल्ड में लिखी है, एंड अगर आप अपने एनसीईआरटी को खोलोगे आपके बुक्स में भी ये सारी चीजें बोल्ड में लिखी हैं, ठीक है। तो जो चीजें बोल्ड में लिखी है ना, आपको वो डेफिनेटली याद कर लेना है, नोट्स में भी लिख लेना है, क्योंकि अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि बताओ व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो चीजें मैंने बोल्ड कर रखी हैं, जो चीजें आपके बुक में बोल्ड में है, वही चीजें आपको लिखनी है आंसर्स में। ओके, चलो, तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी हमने सेकेंड पॉइंट में डिस्कस करा कि कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिया जाता है कि गवर्नमेंट के पावर्स क्या क्या है ना। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, स्पेसिफाई कर रखा है कि लॉज बनाना, पॉलिसीज बनाना, ये हमारे पार्लियामेंट का काम होता है, ठीक है। तो ये संविधान का एक रूल है, रूल नहीं एक फंक्शन है कि ये हमें बताता है कि गवर्नमेंट का फंक्शन क्या है। ओके, चलो नेक्स्ट, व्हाई डू वी नीड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की और क्यों जरूरत है, बिकॉज लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, हमारे संविधान के थ्रू और क्या होता है, हम अपने गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास ना हमने संविधान के थ्रू बहुत सारी पावर्स दे रखी हैं, पर ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि कुछ लोग क्या करें, अपने पावर्स को मिसयूज करने लगे और अजीब अजीब रूल्स और लॉज बनाने लगे, ठीक है। मान लो कोई ऐसी गवर्नमेंट आ गई जो क्या कर रही है, बिना किसी क्राइटेरिया के लोगों को अरेस्ट कर रही है, ठीक है, या फिर सर्टेन स्किन कलर के लोगों को परेशान कर रही है। तो अगर ऐसा होगा तो ये गलत होगा ना। तो ताकि ये सारी चीजें ना हो, हमने क्या कर रखा है, हमने अपने गवर्नमेंट के पावर्स को लिमिट कर रखा है। आप इसे एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो। जैसे मान लो मैंने आपके क्लास में किसी को मॉनिटर बना दिया, ओके, एंड जो मॉनिटर है वो क्या कर रहा है, मेरे सामने तो बहुत अच्छे से बात कर रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं क्लास के बाहर जाती हूँ, जो बच्चा क्लास में एकदम शांत बैठा है उसका नाम लिख देता है कि जब मैम आएंगी तो मैं इसका नाम बताऊंगा, इसे फंसाऊंगा, क्योंकि मेरी इससे कोई दुश्मनी है। वो बेचारा बैठा चुप है पर मैं उसे फंसाऊंगा। तो ऐसे में क्या है, मैंने मॉनिटर के हाथ में पावर दी, पर मॉनिटर अपने पावर को मिसयूज कर रहे हैं। पर ये तो गलत है ना, डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए ऐसा। तो हमने अपने संविधान में क्या करा, हम जिसको पावर दे रहे हैं, गवर्नमेंट को पावर दे रहे हैं ना, हमने गवर्नमेंट के पावर को लिमिट भी करना स्टार्ट कर दिया ताकि गवर्नमेंट अपने पावर को मिसयूज ना कर पाए, ठीक है। सो ये हमारा तीसरा फंक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इट इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन।
लिमिट लगाना कि गवर्नमेंट सिटीजन्स के ऊपर क्या इम्पोज कर सकती है। ठीक है, ये लिमिट्स हम लगाते कैसे हैं? ये लिमिट्स हम लगाते हैं फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। ओके, तो गवर्नमेंट के पावर को लिमिट कैसे किया जाता है? फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। ओके, कैसे? अब जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि गवर्नमेंट अगर स्पेसिफिक स्किन कलर के लोगों को परेशान करने लगे तो क्या होगा? वो गलत होगा, है ना? क्यों गलत होगा? क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल राइट है जिसमें कहा जाता है कि कोई तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं कर सकता, हम सारे लोग बराबर हैं, है ना? तो अगर ऐसे में गवर्नमेंट हमारे साथ भेदभाव करने लगे, इक्वालिटी के साथ ट्रीट ना करे तो क्या होगा? वो हमारे हक के खिलाफ होगा और वो गवर्नमेंट कर नहीं सकती। तो इस तरीके से हमने फंडामेंटल राइट्स के थ्रू एंड और भी अलग अलग राइट्स के थ्रू गवर्नमेंट के पावर को लिमिट कर रखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अभी हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, और क्यों जरूरत है हमें कॉन्स्टिट्यूशन की? क्योंकि एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता लगती हैं। ठीक है, एक कंट्री के क्या क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या गोल्स है, वो किस टाइप की कंट्री बनाना चाहती हैं, ये सारी चीजें हमें संविधान से पता लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया का अगर आप संविधान पढ़ोगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि इंडिया की एस्पिरेशन, ठीक है, इंडिया की एज अ कंट्री एक विश ये है कि हम लोग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हटा दें, कंप्लीटली हटा दें। हमने अपनी तरफ से संविधान में पूरी कोशिश कर रखी है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की। तो ये हमारा एस्पिरेशन है, एम है, गोल है। ओके, सिमिलरली अगर आप साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री का संविधान उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी एस्पिरेशन, इनका सपना, इनका एम क्या है कि इन्हें एक ऐसी कंट्री बनानी है जहां पे रेस के बेसिस पे, स्किन कलर के बेसिस में भेदभाव ना हो। ओके, तो एक और फंक्शन, मतलब फोर्थ, चौथे पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। फोर्थ फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक ऐसी गवर्नमेंट बनाना, ठीक है, एक ऐसा संविधान बनाना जिसके थ्रू हमें ये पता चले कि सोसाइटी की एस्पिरेशन क्या है, और एक ऐसा गवर्नमेंट भी बनाना जो उस एस्पिरेशन के ऊपर काम करे। ऐसा नहीं कि हमने संविधान में लिखकर छोड़ दिया कि हाँ यार कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हटाएंगे। हमें एक ऐसी गवर्नमेंट भी चाहिए जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए काम करे। ओके, चलो नेक्स्ट, पता और क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी बनती है। ठीक है, कहीं ना कहीं संविधान की वजह से हमारी एक पहचान बनती है। ठीक है, कैसे? अभी मैं आपको समझाती हूँ। ओके, एक तो हमारी बनती है कलेक्टिव आइडेंटिटी, हम सबकी साथ में मिलके एक आइडेंटिटी बनती है कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। क्यों? क्योंकि हम सारे लोग सेम कॉन्स्टिट्यूशन, सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानते हैं, है ना? तो आप भी, मैं भी, हम सारे लोग सेम कॉन्स्टिट्यूशन, सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानते हैं। तो हमारी एक कलेक्टिवली, ग्रुप के तौर पे एक आइडेंटिटी बनी, है ना? सिमिलरली हम सबकी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बन रही है, क्योंकि हम पर्टिकुलर रूल्स को मानते हैं, पर्टिकुलर रेगुलेशंस को मानते हैं, तो हमारी पॉलिटिकली एक आइडेंटिटी बन रही है। ओके, सिमिलरली हमारी एक मॉरल आइडेंटिटी भी बनती है कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। मॉरल आइडेंटिटी मतलब जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं ना, एकदम मतलब दिल से मानते हैं और उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, तो हमारी एक मॉरल आइडेंटिटी बन जाती है। कैसे? आप इसमें पता है, रिलीजन का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे अगर आप गीता पढ़ रहे हो, ठीक है, या बाइबल पढ़ रहे हो, या कोई भी रिलीजियस डॉक्यूमेंट अगर आप पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको मॉरली शेप करता है ना? तो अगर मान लो बाइबल में लिखा है झूठ नहीं बोलना, तो मॉरली आपको, मतलब आपकी आइडेंटिटी ऐसी बन रही है कि आप उसे पढ़ने के बाद कोशिश कर रहे हो कि आप झूठ ना बोलो, है ना? तो सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमारी मॉरल आइडेंटिटी बनती है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो लिखा है ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे रहो, वैसे रहो। तो कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमारी एक मॉरल आइडेंटिटी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन से एक नेशनल आइडेंटिटी बनती है। हर एक कंट्री का संविधान ना अलग होता है। ओके, हर एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है। तो जब हम किसी एक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, हमारी एक नेशनल आइडेंटिटी बनती है। ओके, जैसे अगर मैं बात करूं जर्मनी की, ठीक है, तो जर्मनी में पता है क्या कहा जाता है कि अगर आप एथनिकली जर्मन हो, ठीक है, तभी हम आपको सिटीजन बनाएंगे। ओके,
पर ऐसा कोई क्राइटेरिया हमारे इंडिया में नहीं है ना। तो मतलब जर्मनी के लोगों की आइडेंटिटी थोड़ी अलग है, इंडिया के लोगों की आइडेंटिटी अलग है। तो नेशनल लेवल पर भी एक आइडेंटिटी हमारी बनती है संविधान के वजह से। ओके चलो, तो अभी तक हमने इन टॉपिक को कवर करा था कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए जरूरी क्यों है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी, पावर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें कुछ चीजें अभी हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे जाएंगे हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अभी मैं आऊंगी इसके ऊपर। हाउ इफेक्टिव इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव होता है। ठीक है, इज अ कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो एकदम जस्ट है या नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करते हैं, एक एक करके अभी आगे आगे जैसे जैसे जाएंगे इनको हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने अभी आपको बताया था जब हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा था कि बचपन से हमें पढ़ाया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। ठीक है, उसे हम संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, है ना। पर मान लो कोई ऐसी कंट्री है, उनके पास एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें उन्होंने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, तो क्या ऐसे में भी हम कह सकते हैं कि उनके पास संविधान है? हम कहते हैं ऐसा। ओके, जैसे कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, उनके पास कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको वो कहते हैं कि ये लो, ये तो अपना संविधान है। उनके पास क्या है, सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो ओवर टाइम उनके पार्लियामेंट में, ठीक है, थ्रू डिस्कशंस उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए उनको कलेक्टिवली वो संविधान कहते हैं। ठीक है, तो संविधान जरूरी नहीं है कि जैसे व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये समझना है कि जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइप का डॉक्यूमेंट को ही हम संविधान कहते हैं। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है मोड ऑफ प्रोमलगेशन। ठीक है, क्या मतलब है, ये कुछ बहुत ही अजीब सा शब्द, ठीक है, बहुत ही भारी सा शब्द। इसका क्या मतलब है कि हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू अ बीइंग। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन को वो पावर मिली कहां से। ठीक है, ये अभी हम समझना स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी पता है ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे संविधान तो बन गया है पर उस संविधान की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ कंट्रीज में पता है क्या हुआ है, मिलिट्री लीडर्स ने संविधान बना दिया। ठीक है, मिलिट्री लीडर्स तो अपने हिसाब से संविधान बनाएंगे ना, वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो उनको अच्छा लगेगा। जनता को, पब्लिक को थोड़ी अच्छा लगेगा वो, और अगर पब्लिक को अच्छा नहीं लगेगा, अगर पब्लिक उसे नहीं मानती तो हम उसे प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह सकते, है ना। तो कुछ कंट्रीज में क्या होता है, संविधान जो है वो फंक्शनल नहीं है, बना हुआ है पर लोग उसे मतलब इंपॉर्टेंस नहीं देते या मतलब बढ़िया नहीं मानते। ओके, जो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशंस है ना उनमें ऐसा नहीं होता। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अगर तुम लोग मतलब दिमाग में कुछ सोच रहे हो कि ऐसे कैसे सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ऐसा क्या बढ़िया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो देखो सक्सेसफुल इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि बहुत सालों से हम इस संविधान को यूज करते हुए आ रहे हैं और बढ़िया चल रहा है हमारा संविधान, है ना। ऐसा नहीं हुआ कि किसी बहुत बड़े ग्रुप ने चैलेंज कराओ कभी हमारे संविधान को, ऐसा बोला हो कि बेकार संविधान है हटा दो, ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, ज्यादातर लोग मानते हैं कि हाँ बढ़िया अपना संविधान, और हम इंडिया को प्रॉपर तरीके से फंक्शन करवा भी पा रहे हैं इस संविधान के थ्रू, है ना। तो हम कह सकते हैं बिल्कुल कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सक्सेसफुल है। तो ज्यादातर जो ऐसी कंट्रीज है ना जिसके पास सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे अपना इंडिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स, ये सब हो गए, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सक्सेसफुल कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो पॉपुलर नेशनल मूवमेंट्स की वजह से बना। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में पॉपुलर नेशनल मूवमेंट क्या था, हम लोग ब्रिटिशर्स को भगाने में लगे हुए थे, याद है ना, जो भी हमने हिस्ट्री में पढ़ रखा है छोटे क्लासेस में। तो वो हमारा संघर्ष था ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए, वो हमारा पॉपुलर नेशनल मूवमेंट था। और वो संघर्ष करते करते हमने सीखा कि यार क्या क्या हमारे संविधान में होना चाहिए।
ठीक है, ऐसा नहीं था कि कोई मिलिट्री लीडर आया उसने कुछ कुछ लिख दिया और हमें संविधान पकड़ा दिया, नहीं। ओवर टाइम हमने बहुत कुछ सहा एंड बहुत कुछ हमने देखा, वो देखने के बाद, सीखने के बाद हम सारे लोगों ने संविधान बनाया। ठीक है, इसीलिए हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इट हैज पब्लिक क्रेडिबिलिटी। ठीक है, पब्लिक क्रेडिबिलिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पास, मतलब पब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन को मानती है, इज्जत करती है। ठीक है, इंडिया के अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो बनाया किसने था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये ग्रुप ऑफ पीपल था जिन्होंने बैठ के हमारे इतने प्यारे संविधान को बनाया। अभी हम वैसे पढ़ेंगे आगे आगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में भी इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, इन्होंने किस टाइम पीरियड के बीच में हमारे संविधान को क्रिएट करा था? तो दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949 के बीच में। ठीक है, ये आपके बुक में दे रखा है, तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है बिल्कुल। ठीक है, चलो, कुछ कंट्रीज ने पता है क्या करा? उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रेफरेंडम कराया। ठीक है, क्या होता है ये? तुम्हें लग रहा होगा दीदी बीच बीच में ऐसे भारी भारी शब्द बोल देती हैं। रेफरेंडम क्या होता है? मतलब एक वोटिंग कराना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक वोट करा दूं कि आप लोग बताओ कि जो मेरी नेक्स्ट क्लास की स्लाइड है, क्या उसमें भी ऐसे ये ब्लू वाली कलाकारी होनी चाहिए या मैं कलर बदल दूं? ठीक है, या क्या मैं पिंक या रेड या पर्पल ले आऊं? ठीक है, मान लो मैंने इस चीज पे वोट करा दिया और मान लो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में वोटिंग वगैरह की, फिर मैंने देखा मेजॉरिटी लोग क्या बोल रहे हैं और उस हिसाब से मैं अपना अगला स्लाइड लेकर आई, तो उसे हम कहेंगे रेफरेंडम। ठीक है, तो कुछ कंट्रीज ने क्या कराया? उन्होंने संविधान बनाया, उसके बाद लोगों से पूछा कि आप बताओ आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन बढ़िया लग रहा है या नहीं। जब ज्यादातर लोगों ने कहा कि हाँ मस्त है कॉन्स्टिट्यूशन, तब उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट करा। ठीक है, ये एग्जाम्पल था, वैसे पता चले कमेंट सेक्शन भर दिया तुम लोगों ने रेड ग्रीन पिंक ये सब कह के, ये एग्जाम्पल चल रहा है। ओके, चलो, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमने कभी ऐसा करा नहीं, हमने ऐसा मतलब कोई अलग सा वोट वगैरह नहीं कराया, पर फिर भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें पता है कि ज्यादातर जो लोग हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव करते हैं। ठीक है, इसका एक कारण ये है कि हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये बहुत ग्रेट लीडर्स ने बनाया, जिन लीडर्स को इंडिया के सारे लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे। ठीक है, तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पास क्रेडिबिलिटी है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? द सब्सटेंसिव प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बढ़िया प्रोविजंस हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा ऐसा होना चाहिए दैट इट गिव्स एवरीवन इन सोसाइटी some reason to go along with its provision। सोसाइटी में सारे लोगों के पास कोई एक रीजन होना चाहिए जिसके वजह से उन्हें संविधान अच्छा लगे, बढ़िया लगे, वो संविधान को माने। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मेरी क्लास चल रही है ना, तो मेरी क्लास इस तरीके से होनी चाहिए कि ह्यूमैनिटीज के हर एक बच्चे को लगे कि हाँ ये मैम कुछ पढ़ा रही हो, मुझे समझ आ रहा है ना, तो मैं हर एक बच्चे को सोचते हुए पढ़ाऊंगी। ठीक है, अगर मैं क्लास में ऐसा कह दूं कि देखो मेरे क्लास में तो सिर्फ लड़कियां आएंगी या मेरे क्लास में तो मैं सिर्फ लड़कों के लिए पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अगर मैं ऐसा कुछ कह दूं सिर्फ टॉपर्स के लिए क्लास है, तो वो गलत होगा, है ना। सबका सोच के मुझे पढ़ाना चाहिए। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में भी ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए कि सोसाइटी के हर एक इंसान को लगे कि हाँ यार मेरे लिए भी कुछ बढ़िया चल रहा है इस कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो इट शुड गिव एवरीवन इन सोसाइटी, सोसाइटी में सबको कोई ना कोई रीजन मिलना चाहिए संविधान के वजह से कि उन्हें लगे कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन बढ़िया है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अ कॉन्स्टिट्यूशन अलाउइंग परमानेंट मेजॉरिटीज टू ऑप्रेस माइनॉरिटी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऐसा संविधान है जिसमें क्या कहा जा रहा है कि जो लोग मेजॉरिटी में हैं वो माइनॉरिटी को सप्रेस कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो जो हिंदू रिलीजन के लोग हैं वो ज्यादा हैं, तो अगर हमारे संविधान में फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसा लिखा हुआ होता कि जो हिंदूज हैं वो माइनॉरिटी रिलीजन के लोगों को परेशान कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता, बहुत गलत होता है ना। जो हमारे मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, बुद्धिस्ट है, उनको हिंदूज परेशान करने लग जाते हैं ना।
एंड फिर जो मुस्लिम्स हैं या जो भी बाकी माइनॉरिटी रिलीजन के लोग हैं, उनको क्या लगता कि ये संविधान तो बेकार है, ये सिर्फ हिंदूज की तारीफें कर रहा है, हिंदूज के लिए बना है, हम लोगों के लिए नहीं बना है ना। फिर वो सारे लोग मिलके दंगे करते, हमारे संविधान को हटा देते, मे बी एग्जाम्पल था, है ना। तो ऐसा संविधान नहीं होना चाहिए। संविधान ऐसा होना चाहिए कि हर एक ग्रुप को लगे कि नहीं नहीं, हमारे लिए भी कुछ कहा जा रहा है इस संविधान में। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। ठीक है, तो आपको याद होगा मैंने जस्ट अभी रिसेंटली ही पढ़ाया क्लास 10th के बच्चों को पावर शेयरिंग, एक चैप्टर आपको क्लास 10th में कराया था। नहीं भी याद तो टेंशन मत लो, अभी मैं बता दूंगी क्या था उसमें। ठीक है, तो उसी चीज के बारे में इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि एक बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन होना चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में पता है बहुत वाइजली, बहुत इंटेलिजेंटली लोगों को पावर मिलनी चाहिए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट के एक ग्रुप के हाथ में बहुत सारी पावर आ गई और बाकी लोगों के हाथ में पावर आई ही नहीं, है ना, ये गलत होगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, एक बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, हम पावर को बहुत इंटेलिजेंट तरीके से इक्वल देते हैं सारे ग्रुप्स को। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगेन हमने क्लास 10th में पढ़ा है ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर करा रखा है हमने इंडिया में। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में क्या है, हम बचपन से पढ़ते आते हैं ना, 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमने 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट बनाए हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, एंड इन तीनों के फंक्शंस अलग अलग हैं पर इनका पावर इक्वल है। ठीक है, हम कभी ऐसा नहीं कहते कि लेजिस्लेचर सबसे स्ट्रांग है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी वीक है, नहीं, तीनों बराबर है पर तीनों का काम अलग अलग है और ये तीनों एक दूसरे के ऊपर नजर रखते हैं, चेक एंड बैलेंस करते हुए चलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज भी बना रखी हैं, इलेक्शन कमीशन, ताकि जैसे इलेक्शन के टाइम पर कोई मिसयूज ना करे अपने पावर को, ये सब देखने के लिए हमने कुछ इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज भी बना रखी हैं। ठीक है, और ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया। इसके अलावा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी होता है, जैसे हमने अपने गवर्नमेंट को अलग अलग लेवल्स में बांट रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, है ना। तो इस तरीके से हमें पावर अच्छे तरीके से वाइजली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट पता है क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में एक और तरीके का बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए। क्या मतलब होता है रिजिड का? रिजिड मतलब कोई ऐसी चीज जिसे मतलब बदलना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि संविधान हमारा बहुत पहले बना था और हमें पता है कि टाइम के साथ चीजें बदलती हैं, है ना। आप लोग का तो हर एक साल में सिलेबस बदल जाता है, तो संविधान को भी तो ऐसे अपडेट होने की जरूरत पड़ती होगी ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हमारा संविधान बन रहा था, आपको क्या लगता है उस टाइम पर आईटी, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इन सारी चीजों की कोई इंपॉर्टेंस होती होगी क्या? नहीं। आज के टाइम पे दिस इज अ वेरी बिग कंसर्न, है ना। तो संविधान ऐसा होना चाहिए कि टाइम के साथ साथ हम उसमें कुछ चीजों को बदल पाए, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि हम उसमें कुछ चेंज ही ना कर पाए। ठीक है, तो बैलेंस्ड होना चाहिए, पर एट द सेम टाइम संविधान ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसे बदलना कुछ ज्यादा ही आसान हो। कल को मान लो कोई हमारे ऐसे नेता बन गए जो अपने पावर्स को मिसयूज करना चाहते हैं और उन्होंने क्या करा, संविधान के सारे बढ़िया चीजों को हटा दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हमारा संविधान कुछ हद तक फ्लेक्सिबल है। ठीक है, कुछ हद तक हम टाइम के साथ नई नई चीजें ऐड कर सकते हैं, पर कुछ हद तक रिजिड भी है। कुछ ऐसी चीजें जो कि संविधान से कोई नहीं हटा सकता, जैसे फॉर एग्जाम्पल इक्वालिटी। हमारे संविधान में कहा है कि हम सारे लोग बराबर हैं और ये एक ऐसी चीज है जो टाइम के साथ बदल ही नहीं सकती, है ना। ऐसा थोड़ी होगा कि 10 साल के बाद हम कहेंगे कि नहीं नहीं यार हमने तो गलती कर दी, इक्वालिटी डालना नहीं चाहिए था। नहीं, ये तो बेसिक चीजें हैं, है ना। तो हमारा संविधान ऐसा है कि उसकी जो बेसिक चीजें हैं हम उसे नहीं बदल सकते, पर कुछ चीजें हम टाइम के साथ बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी एक बैलेंस होना चाहिए। अब क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टाइम के साथ बदलता रहता है, तो हम इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है क्योंकि टाइम के साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बदलता रहता है। ठीक है, जैसे लिविंग बीइंग्स नहीं होते टाइम के साथ। अब इसमें प्रॉपर
लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन लेके मत बैठ जाना, पर हाँ थोड़ा सा आप लोग रिलेट कर सकते हो कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है ये कि हम लोग टाइम के साथ अडेप्ट कर लेते हैं, बदल जाते हैं। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी कहा जा रहा है कि ये तो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। इंडिया का जो संविधान है वो कैसे बना था, ठीक है, हाउ। तो हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था हमारा संविधान। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे उन्होंने फर्स्ट सिटिंग करी थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, मैंने बोल्ड में लिखा है, मतलब याद कर लेना। ठीक है, चलो, एंड रीअसेंबल्ड, उसके बाद कुछ टाइम के बाद रीअसेंबल्ड एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर डिवाइडेड इंडिया। उसके बाद मतलब पार्टीशन वगैरह हो जाता है, तो 14 अगस्त 1947 को ये लोग रीअसेंबल होते हैं। ठीक है, चलो, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को हमने कैसे चुना, ठीक है, हमने कैसे डिसाइड करा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन होगा? हमने कराया इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन का क्या मतलब होता है? एक तो होता है डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब आप डायरेक्टली वोट करके सेलेक्ट कर रहे हो कि कौन लीडर बनेगा, है ना। इनडायरेक्टली क्या होता है कि आप डायरेक्टली वोट नहीं कर रहे, पर आपका कहीं ना कहीं हाथ है उन लोगों को इलेक्ट करने में। ठीक है, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे होता था उस टाइम पे ना, प्रोविंसेस हुआ करते थे। ठीक है, जैसे आज के टाइम पे स्टेट होते हैं ना, उस टाइम पे प्रोविंसेस हुआ करते थे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट निकला था 1935 को। ठीक है, इस एक्ट में क्या कहा गया कि हम लोग क्या बनाएंगे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों को वोट करते थे, और फिर वो लोग, उन लोगों ने वोट किया कि कौन जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो मतलब हमने डायरेक्टली तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को वोट नहीं दिया, पर हमने प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों को चुना और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चुना। तो समवॉट वी आर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड, है ना। आप इसे पता आज के टाइम पे जैसे होता नहीं है एमएलए, उस तरीके से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन के साथ किया गया था। इसके अलावा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो पता है रफली किस तरीके से बना हुआ था? एक कमिटी बनाई थी ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, कमिटी ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। ठीक है, इसी कैबिनेट को कैबिनेट मिशन भी कहा जाता है। कैबिनेट मिशन में इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने कुछ गाइडलाइंस दी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसा होना चाहिए। तो हमने इनके गाइडलाइंस को मानते हुए अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया। तो इन लोगों का कैबिनेट मिशन में इनके गाइडलाइंस क्या क्या थे वो जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना इसमें, ये बस इन लोगों के गाइडलाइंस थे कि इन लोगों ने अपने मिशन में क्या क्या गाइडलाइंस बताए। Each province and each princely state or group of states were allotted seats proportional to their respective population. ठीक है, तो हर एक प्रोविंस में से कितनी सीट्स बनाई जाती थी, कितनी सीट्स निकलती थी, उनके पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड। ठीक है, अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा सीट्स दे देंगे, अलॉट कर देंगे। पॉपुलेशन कम है तो कम सीट्स अलॉट होंगी। उस तरीके से इन्होंने डिसाइड करा। तो इन्होंने ना एक रेशियो सेलेक्ट करा था। ठीक है, 1:10 लाख। इस रेशियो को फॉलो करते हुए ये लोग सीट्स अलॉट करते थे। तो इस रेशियो को अगर आप फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि जो प्रोविंसेस थे उनमें से 292 मेंबर्स इलेक्ट होने थे और प्रिंसली स्टेट में से मिनिमम 93 सीट्स अलॉट होनी थी। ओके, इसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या था, सीट्स इन ईच प्रोविंस। हर एक प्रोविंस के जो सीट्स थे उनको 3 मेन कम्युनिटीज में बांट रखा था, मुस्लिम, सिख और जनरल। ठीक है, अगेन पॉपुलेशन के हिसाब से 3 सीट्स 3 कम्युनिटीज में ऐसे सीट्स को बांट रखा था। ठीक है, नेक्स्ट, मेंबर ऑफ ईच कम्युनिटी इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, तो वोट करने का तरीका क्या था, हम देखते हैं कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज करते थे। इसका मतलब यही है कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली रेशियो देखकर सीट्स दी जाएंगी
और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूज करते थे। ठीक है, अभी के लिए आप सुन लो, जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना, ये आपको एक और आपका जो सेकंड चैप्टर है उसमें आपको थोड़ा इन डिटेल बताया जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बारे में। ठीक है, उसमें मतलब एक ऐसा सिस्टम होता है कि जो लोग वोट कर रहे हैं वो मतलब एक लिस्ट सॉर्ट ऑफ बना देते थे कि हमारे प्रेफर्ड कैंडिडेट ये हैं, उसके बाद सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। तो इसके बारे में वैसे हम इन डिटेल अपने जैसे जैसे हम आगे जाएंगे चैप्टर्स में आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, चलो अब प्रिंसली स्टेट्स की अगर हम बात करें तो प्रिंसली स्टेट्स का जो मेथड था सिलेक्शन का वो कंसल्टेशन से डिसाइड करते थे, मतलब वो बात करके कंसल्टेशन करके डिसाइड कर लेते थे कि उनके केस में उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हमें कैबिनेट मिशन के गाइडलाइंस में मिली। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कॉम्पोजिशन क्या क्या थी, कौन कौन थे, बेसिकली ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जब पार्टीशन होता है ना, तो जो ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान के प्रोविंसेस से इलेक्ट हुए थे उन्हें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से हटा दिया गया था। ठीक है, तो जब उनको हटाया तो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग कम हो जाते हैं। कितने लोग बचते हैं, 299। ठीक है, तो अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो पार्टीशन के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग बनता है। ठीक है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उसमें 299 लोग बचते हैं। अब अगर हम अपने संविधान की बात करें तो इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 तक हमारा मस्त संविधान बन चुका था। ठीक है, 284 members were actually present on 24 January 1915 and appended their signature on Constitution as finally passed। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को 284 मेंबर्स होते हैं जो वहां पे एक्चुअली प्रेजेंट थे, और उन्होंने क्या करा, अपना अपना साइन करा और कहा कि हाँ ये संविधान बढ़िया, हम इसे पास कर रहे हैं। अब इसमें आपको लग रहा होगा कि अभी तो दीदी ने कहा कि 299 मेंबर्स थे, है ना, तो यहाँ पे ये कुछ लोग कम क्यों हो गए, 284 मेंबर्स क्यों थे। तो एक तो उस दिन ना बारिश हो रही थी, तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि बारिश की वजह से लोग नहीं आए, वो घर पे थे, ऐसा नहीं है। पर अब क्योंकि इतने इयर्स हो गए थे तो कुछ लोग कम हो गए थे, कुछ मतलब बीमार थे, कुछ लोगों की तो डेथ भी हो गई थी, ओल्ड लोग थे काफी कुछ। ठीक है, तो मेंबर्स थोड़े कम थे, ऐसे कम लोग थे जो वहां तक पहुंच पाए थे, तो इसीलिए थोड़ा सा ये नंबर कम है। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 तक रेडी कॉन्स्टिट्यूशन, पर हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना कब से स्टार्ट करते हैं, 26 जनवरी 1950। ठीक है, रिपब्लिक डे। एंड अब इसमें आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसा क्यों कि हमने बना लिया नवंबर 1949 में, पर हम लोग रुके रहे कि नहीं 26 जनवरी को हम उसे मतलब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा क्या था 26 जनवरी को कि हम लोग वेट कर रहे थे। तो ये जो डेट है ना 26 जनवरी, इसकी अपने आप में एक इम्पोर्टेंस है हमारे हिस्ट्री में। आपको याद होगा 1930 26 जनवरी को हमने ये डिसाइड करा था कि अब से हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, पूर्ण स्वराज की बात करेंगे। तो इसीलिए 26 जनवरी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट डेट था। तो हमने सोचा कि नवंबर तक तो कॉन्स्टिट्यूशन बन ही गया, नवंबर और जनवरी उतना तो दूर नहीं है, तो थोड़ा सा रुक जाते हैं 26 जनवरी, क्योंकि हमारे लिए बढ़िया डेट है, उस दिन हम इसे फोर्स में लाएंगे। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज दस फ्रेम्ड अगेंस्ट बैकड्रॉप ऑफ होरेंडस वायलेंस। ठीक है, तो हमारा जो संविधान बना था ना, वो जो संविधान फ्रेम हो रहा था उस टाइम पे पता है सिचुएशन इंडिया की बहुत ही खराब चल रही थी, बहुत ज्यादा वायलेंस का माहौल था, क्योंकि पार्टीशन चल रहा था। ठीक है, पाकिस्तान बन रहा था, है ना, एंड पार्टीशन का जो टाइम पीरियड था वो बहुत ही मतलब बेकार टाइम पीरियड था, बहुत लड़ाई झगड़ा, बहुत लोगों की डेथ हुई, बहुत सारे लोगों के मतलब घर डिस्ट्रॉय हो गए, घर छोड़ के भाग रहे थे बहुत सारे लोग। तो हमारा जो संविधान है वो इस वायलेंस के बीच में जैसे तैसे लोग मिल मिल के कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे। ठीक है, मेंबर्स ऑफ ऑल रिलीजन वर गिवन रिप्रेजेंटेशन, हर एक रिलीजन से लोगों को रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। और हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें 28 मेंबर्स थे शेड्यूल कास्ट से, है ना। सबको पता है कि उस टाइम पे कास्टिज्म, कास्ट के बेस पे भेदभाव बहुत ज्यादा होता था। तो हमने ये भी ध्यान रखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में
28 मेंबर्स थे हमारे शेड्यूल कास्ट के, ठीक है। तो सारे रिलीजन के भी लोग थे, शेड्यूल कास्ट की भी रिप्रेजेंटेशन थी। अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो हाँ, नो डाउट उस टाइम पे कांग्रेस के लोग ज्यादा थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। देखो ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे और कोई पॉलिटिकल पार्टी थी नहीं, थी पॉलिटिकल पार्टीज, बट हाँ कांग्रेस उस टाइम पे ज्यादा पावर में थी, ठीक है। तो कांग्रेस के लोग थोड़े से क्या मतलब थे, ज्यादा थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। पर आपको याद रखना है कि उस टाइम की कांग्रेस काफी अलग थी। उस टाइम की कांग्रेस में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी, सारे लोग अलग अलग क्लास के, कुछ लोग रिच, कुछ लोग मिडिल क्लास, कुछ लोग पुअर, कुछ लोग जनरल कास्ट के, कुछ लोअर कास्ट के, अलग अलग रिलीजन के लोग थे। तो बहुत डाइवर्सिटी थी कांग्रेस के अंदर ही, ठीक है। चलो, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ डिलिब्रेशन, ठीक है। डिलिब्रेशन करने का क्या मतलब होता है, डिबेट करना, डिस्कशन करना। तो ईच मेंबर डिलिब्रेटेड अपॉन कॉन्स्टिट्यूशन विद द इंटरेस्ट ऑफ होल नेशन इन माइंड। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे ना, उन्होंने कभी अपनी अपनी नहीं चलाई, ठीक है। तो जब वो संविधान बना रहे थे, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि हाँ संविधान में ऐसा लिख देते हैं जिससे मेरा भला हो जाए, ठीक है। कहीं ना कहीं मे बी उन्होंने ऐसे रूल्स प्रेजेंट करे जिससे उनका कम्युनिटी अपलिफ्ट होता, पर हाँ ओवरऑल वो पूरे इंडिया का सोचते हुए चल रहे थे। जब वो संविधान के लिए कुछ बोलते थे तो वो सोचते थे कि ये पूरे इंडिया के लिए बेनिफिशियल कैसे और क्यों होगा, ठीक है। एंड डिफरेंसेस वर मेनी। ये जितना हमें आसान लग रहा है ना पढ़ने में, उतने आसानी के साथ संविधान नहीं बना था, बहुत सारे डिफरेंसेस थे, ठीक है। लोग मतलब आपस में इनके बहुत सारे डिबेट्स होते थे, जैसे कि इंडिया सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए या डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए हमारा गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट और सेंटर के बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए, जुडिशरी के हाथ में क्या क्या पावर्स आनी चाहिए, ठीक है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में भी बात करनी चाहिए। तो इन सारी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन चलता था। पर एक चीज थी हमारे संविधान में जिसके ऊपर कोई डिबेट नहीं हुई, क्योंकि सब लोग मानते थे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसे तो बिना सोचे समझे डाल दो संविधान में। और वो क्या था, यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज मतलब सबको वोटिंग राइट दो, ठीक है। हाँ एज लिमिट रखो, ठीक है, पर हाँ एज लिमिट के अलावा और कोई भेदभाव नहीं। ऐसा नहीं कहना कि मेन वोट दे सकते हैं, विमेन नहीं दे सकती, ये सब नहीं करना। यूनिवर्सल वोटिंग राइट दो। ये एक ऐसी चीज थी जिसके ऊपर किसी ने डिबेट नहीं करा, सब मानते थे कि हाँ बहुत बढ़िया है, ये तो इंडिया में होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे संविधान में पता है हम सारे लोग संविधान की बात क्यों मानते हैं, क्योंकि इसमें एक पब्लिक रीजन है, ठीक है। पब्लिक रीजन का क्या मतलब है कि संविधान में जो भी चीज डली है ना, उसके पीछे एक लॉजिक है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जिनको जो अच्छा लग रहा है उन्होंने डाल दिया, नहीं, उसके पीछे एक रीजन है, लॉजिक है कि क्यों इंडिया में ये चीज करी जा रही है, ठीक है। तो हमारे संविधान का एक पब्लिक रीजन है, ठीक है। तो लोग सिर्फ अपने इंटरेस्ट को आगे एडवोकेट नहीं कर रहे थे कि हाँ यार मेरी सुन लो, वो पूरे नेशन का सोचते थे और लोगों को, जनता को जस्टिफाई भी करते थे कि हम क्यों संविधान में ये सब डाल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोसीजर्स। और क्या क्या प्रोसीजर्स थे जिसके थ्रू हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंडर ना कुछ कमिटीज थी, जैसे हम लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं ना, ड्राफ्टिंग कमिटी, मतलब उन लोगों ने मेन ड्राफ्ट बनाया था संविधान का, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हेड थे उसके, है ना। तो ऐसे 8 कमिटीज थी एंड हर एक कमिटी का अलग अलग मतलब एक काम होता था संविधान बनाने के लिए, ठीक है। एंड यूजुअली हमने देखा कि ये जो 8 कमिटीज हैं, इनके लीडर्स कौन हुआ करते थे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये लोग ही अक्सर इन कमिटीज को चेयर किया करते थे। अब ये जो लोग थे ना, ऐसा भी मत सोचना कि ये तो आपस में यार दोस्त होंगे, ये एक दूसरे की बात मान के अपनी मनमर्जी चला रहे होंगे, नहीं, इनकी भी आपस में कहीं ना कहीं बनती नहीं थी, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की, तो उन्हें ना कांग्रेस के लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। आपको याद है हमने छोटी क्लासेस में पूना पैक्ट के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा था कि गांधी जी और BR अम्बेडकर जी की आपस में बन नहीं रही थी, क्योंकि रिजर्वेशन वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसमें गांधी जी को अच्छा नहीं लगता, फिर गांधी जी फास्ट करते हैं, ठीक है, कि
रिजर्वेशन रख लो पर उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये सारी चीजें पूना पैक्ट में डिस्कस होती हैं। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी एंड गांधी जी की आपस में, कांग्रेस की आपस में नहीं बनती थी। सिमिलरली जो पटेल जी और नेहरू जी थे वो भी काफी सारे इश्यूज को लेकर अग्री नहीं करते थे, पर फिर भी इन लोगों ने साथ में काम करा ये सोचकर कि इंडिया के लिए हमें कोई बढ़िया संविधान बनाना है। ठीक है, तो हर एक चीज जो हमारे संविधान में लिखी गई है ना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट हुआ है, पब्लिकली प्रेजेंट किया गया कि देखो हम ये डालना चाह रहे हैं संविधान में। फिर सारे लोग मिलकर डिबेट करते थे कि ये डालें या ना डालें। अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग्स के बारे में बात करें तो दे मेट फॉर 166 डेज, 166 डेज मिले ये लोग। अब ऐसे नहीं कि लगातार इतने सारे दिन के लिए ये लोग मीटिंग कर रहे हैं। ये जो 166 डेज थे ये इन्होंने 2 years and 11 months के अंदर इन डेज को बांट रखा था। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 years and 11 months के अंदर हमारा संविधान बना है। ठीक है, और इनके जो सेशंस होते थे ना, जहाँ पे संविधान बनाते थे, डिबेट करते थे, इस सेशन में पब्लिक भी जा सकती थी, हम लोग भी जा सकते थे, और प्रेस मीडिया वाले भी जाकर बैठ सकते थे। तो मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि हमसे छुप छुपा कर काम कर रहे थे, ओपनली ये लोग दिखाते थे कि देखो हम लोग संविधान में ये सारी चीजें करना चाहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, तो इस टॉपिक का क्या मतलब है? ठीक है, इनहेरिटेंस मतलब थोड़ा बहुत बायो याद आ रहा है क्या? हाँ, मतलब ऐसा नहीं सोचना कि बायो से तो बचने के लिए आर्ट्स में आए थे। 10th में पढ़ा था ना हमने बायो, तो उसमें इनहेरिटेंस का मतलब हमने समझा था। इनहेरिटेंस मतलब हमें जो ट्रेड्स जैसे मम्मी पापा से मिलते हैं, ठीक है, तो वो हमने इनहेरिट करा है इस तरीके से। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट से हमारे संविधान में क्या इनहेरिट हुआ? नेशनलिस्ट मूवमेंट मतलब जब हम लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ मूवमेंट्स कर रहे थे, उससे हमें क्या सीखने को मिला, उससे हमारे संविधान के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया जब हम संघर्ष कर रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ तो उनसे लड़ते लड़ते हम काफी कुछ सीख जाते हैं कि हमारे संविधान में क्या होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको बेस्ट समरी चाहिए कि नेशनलिस्ट मूवमेंट से क्या क्या प्रिंसिपल्स हमने सीखे, तो ये लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, जो कि नेहरू जी ने मूव करा था 1946 में। आपकी जो बुक है ना उसमें मतलब एक अलग सा एक बॉक्स दे रखा है जिसमें इन डिटेल पूरा बता रखा है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस में क्या था और उससे हमने संविधान में क्या क्या डाला। ठीक है, मैं आपको थोड़ा जिस्ट बता देती हूँ कि मतलब उस इतने बड़े पैराग्राफ का क्या मतलब है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डाला, कुछ फंडामेंटल कमिटमेंट डाले, जैसे कि हम इक्वालिटी के बारे में बात करने लगे, कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी के बारे में डाला, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सोवरेनिटी। ठीक है, जैसे मतलब इंडिया की जो चीजें हैं वो इंडिया ही हैंडल करेगी, कोई और कंट्री बीच में नहीं आ सकती। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी, ये सारी चीजें हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से डाली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। ठीक है, ये वैसे तो हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था आज के सेशन में जब मैं आपको ज्ञान दे रही थी कि 10th में पावर शेयरिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, तो थोड़ा बहुत वही टॉपिक है, हल्का सा रिपीट हो रहा है हमारे इस चैप्टर में। ठीक है, तो मैं स्किप नहीं कराना चाहती, हम उसे फिर से देख लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाए, ठीक है, जिसके थ्रू इन्होंने पावर को डिवाइड करा और मतलब उन अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को अलग अलग फंक्शनिंग्स दी, है ना। तो इन्होंने क्या क्या इंस्टीट्यूशंस बनाए, इन्होंने बनाए एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। ठीक है, तो while evolving the most balanced government arrangement, the makers were inspired by other countries। तो हमने ये सब तो डाला ही, इसके अलावा जब हम अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बना रहे थे, अपने संविधान को परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने बाकी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ कुछ चीजें अपने संविधान में डाल दी। अब यहाँ आप लोग कहोगे कि अरे दीदी ये तो चीटिंग हो गई, नकल मार ली हमने उनकी। ऐसा नहीं करा यार कि हमने मतलब डायरेक्टली उनका संविधान लिया और अपना पेज लिया और एकदम बस टेप रहे हैं जैसे तुम लोग करते हो होमवर्क टाइम पे। ठीक है, मे भी कुछ लोग करते होंगे। हाँ, तो ऐसा नहीं करा, हमने उनसे इंस्पिरेशन ली, हमने सीखा कि अच्छा
आप लोगों ने ये डाल रखा अपने संविधान में, तो हम भी डाल सकते हैं। और एज इट इज टेपा नहीं, हमने उनके प्रोविजंस को इधर उधर चेंज करा, क्योंकि इंडिया देखो अलग कंट्री है, इंडिया जितनी डाइवर्सिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो हमने उनके प्रोविजंस को लिया, इधर उधर थोड़ा चेंज करा और ऐसा बनाया कि वो हमारे इंडिया को सूट करे। तो हमने अलग अलग कंट्री से चीजें सीखी हैं, ठीक है। तो हाँ, अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि अलग अलग कंट्री से क्या क्या हमने सीखा। आपको इस इमेज के थ्रू प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या सीखा? सबसे पहले तो याद रखना, सबसे ज्यादा चीजें हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही सीखी हैं। इसका एक कारण ये भी है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने देखो हमारे ऊपर रूल करा था ना, तो उनका इन्फ्लुएंस थोड़ा हमारे ऊपर ज्यादा था, तो इसीलिए हमने उनके कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा ज्यादा सीखा, ठीक है। फर्स्ट पास द पोस्ट हमने उनसे सीखा, मतलब जिस इंसान को सबसे ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं वो जीत जाएगा, ये हमने उनसे सीखा, ठीक है। हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से सीखा। रूल ऑफ लॉ, ठीक है, कि कानून सबसे ऊपर होता है, ये हमने उनसे सीखा। स्पीकर, ठीक है, स्पीकर क्या होते हैं, स्पीकर का क्या रोल होता है, ये भी हमने उनसे सीखा। लॉ मेकिंग के सारे प्रोसीजर्स हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से सीखे, ठीक है। चलो, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ ऊपर, ये जो ग्रे सा बबल है ना, यहाँ पे आ जाओ। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सीखा। ये भी हम पढ़ेंगे, अभी तो एक ही चैप्टर हुआ है, तुम्हारा टेंशन मत लो, पहला लेक्चर है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि सब कुछ एक साथ कवर कर देंगे, धीरे धीरे आराम से सब करेंगे कवर, ठीक है। उसके बाद फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या सीखा? क्लास 9th याद आ रहा है? फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से सीखा लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के बारे में। और यूनाइटेड स्टेट्स में आ जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो भी जुडिशरी को हमने पावर दी है कि आप रूल्स को रिव्यू कर सकते हो, आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, आपको किसी और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, ये सब हमने यूनाइटेड स्टेट्स से सीखा। और कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्वाजी फेडरल सिस्टम सीखा, फेडरलिज्म हमने पढ़ रखा है, अगेन छोटी क्लासेस में, है ना। तो क्वाजी फेडरल सिस्टम क्या होता है? फेडरल सिस्टम पर जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हल्का सा थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो हमने ये कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सीखा। रेजिडुअल पावर्स, ठीक है, जो हमारे लिस्ट वगैरह है उसमें रेजिडुअल पावर्स का सिस्टम हमने इनसे सीखा। तो ऐसे अगेन ये नहीं सोचना कि हमने डायरेक्ट टेप लिया उनका, पर हमने उनसे इंस्पिरेशन ली, एंड जो कि पता है करना भी चाहिए। आप लोगों ने ऐसा सुना होगा ना कि दूसरों की गलतियों से हमें सीखना चाहिए। तो जब हम संविधान बनाने बैठे थे उस टाइम पे अलग अलग कंट्रीज बना चुकी थी, तो अगर कोई बना चुका है तो व्हाई नॉट मतलब लर्न फ्रॉम देम, है ना। तो इसमें कुछ मतलब गलत नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है कि बाकी कंट्री से क्या सीखा, तो ये जो स्लाइड में जो भी ये प्यारे प्यारे बबल्स बने, इसमें आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सिर्फ ये पूछ लिया कि बताओ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या सीखा, तो दिमाग में आना चाहिए कि मैम एक कुछ नीला सा बुलबुला लेके आई थी, उसमें लिखा हुआ था, ओके। चलो, तो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। हमने आपकी सिविक्स का पहला चैप्टर कवर कर लिया है, पर आपका जो यूनिट 1 है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें और भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो वो भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे। पर आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, रीच आउट करो। जैसे पिछले लेक्चर में आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में इतनी प्यारी प्यारी चीजें लिखी थी, मैंने सारे कमेंट्स देखे एंड आई वाज वेरी हैप्पी। आप लोगों ने करियर चॉइसेस के लिए भी वीडियोस के लिए कहा है, तो ऑफ कोर्स वो भी लाएंगे आपके लिए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ और क्या सब्जेक्ट्स चाहते हो और क्या चैप्टर्स चाहते हो। आप लोग डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, वहां पर भी रीच आउट करो, आई विल लिसन टू यू। ऑफ कोर्स आप लोग हमारे स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तो हम लोग ऐसे कनेक्टेड रहेंगे और डिसाइड करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ कि नेक्स्ट लेक्चर आपको क्या कैसा चाहिए, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट तो अभी हम करेंगे कवर, ठीक है। चलो बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।